हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत सभा, समिति, विदत तथा पौर जानपद की चर्चा करूंगी। यह टॉपिक बीए सेक्स सेमेस्टर के एंशिएंट इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर से संबंधित है। चूँकि यह टॉपिक बहुत लंबा है तो इसका अध्ययन दो भागों में किया जाएगा। पहले भाग अर्थात पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत हम लोग सभा एवं समिति नामक लोकतांत्रिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे तथा दूसरे भाग अर्थात पार्ट 2 वीडियो में हम लोग विदत तथा पौर जानपद नामक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो पार्ट 1 में सभा एवं समिति के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत में सभा एवं समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व एवं उसके कार्यों के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। तो वैदिक साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस समय अर्थात वैदिक कालीन समय में प्रायः सभी राज्यों में जो व्यवस्थापिकाएँ होती थीं वो राजाओं के नियंत्रण में कार्य करती थीं। चूँकि वैदिक कालीन जो राज्य थे वे आकार में छोटे होते थे और इनकी राजधानी का आकार भी गाँव से अधिक बड़ा नहीं होता था। तो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जो गांव होते थे उन गांवों में जनता की जो सभा थी वह कार्य करती थी और राजधानी समूचे राज्य के एक केंद्रीय व्यवस्थापिका होती थी जिसे कि समिति कहा जाता था। सभा और समिति दोनों ही संस्थाओं का वैदिक साहित्य में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इन दोनों ही संस्थाओं को अर्थात सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों संस्थाओं को उस समय ईश्वर द्वारा निर्मित माना जाता था। वैदिक काल में ये संस्थाएं भारत के प्रत्येक गांव में हुआ करती थीं। प्राचीन भारतीय राजनीति के प्रायः सभी विद्वान यह मानते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी उस राजनीतिक प्रणाली में सभा, समिति, विदत इत्यादि संस्थाओं का विशेष प्रचलन था और वैदिक कालीन शासन प्रणाली का जो स्वरूप था वह राजतंत्रात्मक होते हुए भी उस समय सभा एवं समिति जैसी लोकप्रिय संस्थाओं का प्रचलन प्रजातांत्रिक विचारों का प्रतीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब सभा नामक लोकतांत्रिक जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सभा का जो अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमकना। इस अर्थ में सभा वह है जो कि चमकती है, अर्थात इस संस्था के जो सदस्य थे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। सभा वृद्ध लोगों की एक परिषद होती थी जिसके कि सदस्य प्रायः अच्छे कुल के, अच्छे वंश के हुआ करते थे। सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में महाभारत में द्रौपदी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कि वह कहती है कि वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध न हो, वे वृद्ध नहीं जो धर्म का वचन न बोले, वह धर्म नहीं जो सत्य पर आधारित न हो, और वह सत्य नहीं जिसके साथ धोखे का मिश्रण हो। सभा एक राष्ट्रीय न्यायपालिका के रूप में कार्य करती थी, इसलिए उसके सदस्यों का योग्य, अनुभवी तथा ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक था। बौद्ध जातकों में भी कहा गया है कि सभा के सदस्य संत एवं श्रेष्ठ व्यक्ति होने चाहिए। सभा के संदर्भ में ए.एस. अल्तेकर महोदय का मानना है कि ए.एस. अल्तेकर के अनुसार जो वैदिक साहित्य हैं उसमें 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला विदत, दूसरा सभा और तीसरा समिति।
जो राजनीतिक विचारकों ने इस संबंध में अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जिसमें कि लुडविग महोदय का कहना है कि सभा में पुरोहित तथा धनिक जैसे उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, जबकि समिति में केवल साधारण लोग ही रहते थे। वहीं पर हिलेब्रांड का विचार सभा के संदर्भ में है कि सभा एवं समिति एक जैसी संस्थाएं थी। सभा का अर्थ उस स्थान से है जहां लोग एकत्रित होते थे और समिति उस एकत्रित जन समुदाय को कहा जाता था। इसके विपरीत ए सल्तेकर का विचार है कि सभा समिति के अधिवेशन का स्थान नहीं थी, वरन अलग संस्था थी। वहीं पर काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि सभा के संदर्भ में उनका मानना है कि सभा का जन्म समिति की भांति ऋग्वेद के अंतिम काल में हुआ तथा इसका जीवन भी समिति के साथ साथ चल रहा था। वहीं पर बृहस्पति महोदय हैं, बृहस्पति स्मृति के अनुसार सभा 4 प्रकार की होती थी। बृहस्पति ने 4 प्रकार की सभाओं का उल्लेख किया है, जिसमें जो पहली सभा थी वह अचल सभा थी, जो किसी गांव या कस्बे में हुआ करती थी। दूसरी चल सभा थी, जिसके कि सदस्य विद्वान हुआ करते थे और जो स्थान स्थान पर घूमती रहती थी। एक तरीके से हम लोग कह लें मोबाइल सभा। आज भी इस तरीके की मजिस्ट्रेट होते हैं, वो जगह जगह जा कर के कचहरी अपना लगाया करते हैं, जिसमें आम जनता अपनी समस्याएं लेकर के उनके सामने उपस्थित होती है। जो तीसरी सभा थी वह अधिकार पत्र युक्त समिति थी, जो कि एक अधीक्षक की प्रधानता में कार्य करती थी। और चौथी जो सभा थी वह आज्ञानुकूल सभा थी, जिसका प्रधान राजा हुआ करता था। एएस अल्तेकर ने अधिकतर प्रमाणों से ये निष्कर्ष निकाला कि सभा प्रायः ग्राम संस्था थी और उसमें सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों ही विषयों पर विचार किया जाता था। प्रमाणों के आधार पर इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि कम से कम वैदिक काल में सभा का रूप सार्वजनिक था, जिसमें विद्वान पुरुष, जुएबाज तथा ऐसे ही दूसरे लोग जाया करते थे। यह सभा राजनीतिक कार्य करती थी अथवा नहीं करती थी, और करती भी थी तो क्या करती थी यह बहुत स्पष्ट नहीं है। तो सभा के कार्यों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सभा के अंतर्गत 2 प्रकार के कार्य आते थे। जो पहला कार्य था वह न्यायपालिका संबंधी कार्य था और दूसरा कार्यपालिका संबंधी कार्य था। सभा के कार्यों के संबंध में भी निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ वैदिक ग्रंथों और अन्य ग्रंथों में आए उद्धरणों के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत में सभा को एक न्यायिक निकाय माना गया है। महाभारत के संदर्भ में युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ चौपड़ खेलते हुए अपने आप तक को दांव पर लगा दिया। उसके बाद वह द्रौपदी को भी दांव पर लगाने लगा। तब यह मामला सभा के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसकी की अध्यक्षता धृतराष्ट्र द्वारा की गई थी। कानूनी प्रश्नों पर पर्याप्त वाद विवाद करने के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को दासता से मुक्त करने पर सहमति दे दी। सभा की न्यायिक शक्तियां एवं दायित्व पर्याप्त रूप से बढ़ते जा रहे थे। सभा में महिलाएं भी हो सकती थी। अब सभा के इन न्यायपालिका कार्यों के साथ साथ सभा के दूसरे कार्य को कार्यपालिका संबंधी कार्य भी कहा जा सकता है। इस रूप में वह राजा का एक परामर्शदाता निकाय थी। राजा सभा के सदस्यों को परामर्श के लिए बिना कोई कार्य नहीं करता था। सभा के परामर्श के बाद ही निर्णय लेने का अधिकार स्वयं राजा का था। सभा के इस रूप का दर्शन कुछ बौद्ध ग्रंथों में भी प्राप्त होता है।
इस प्रकार से वैदिक काल की सभा का यह विचार बौद्ध काल में भी बना रहा, किंतु बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सभा का स्वरूप बदलता गया। अब हम लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत दूसरी संस्था समिति के बारे में जान लेते हैं, समिति का अध्ययन कर लेते हैं। तो समिति वैदिक कालीन एक अन्य संस्था थी जिसने कि प्राचीन भारत में व्यवस्थापिका के दायित्वों का निर्वाह किया। समिति को सभा का परवर्ती माना गया है। अथर्ववेद के एक उद्धरण में पहले सभा का और बाद में समिति का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में प्रत्येक गांव को स्वतंत्र रूप से अपना प्रबंध करना होता था। इसके लिए जो प्रबंधकारिणी संस्था होती थी वह सभा कही जाती थी। बाद में जब राज्यों का संगठन हुआ तो एक राजा को कई गांवों का प्रशासन का प्रबंध करना पड़ा। इस कार्य के लिए एक केंद्रीय संस्था बनाई गई जिसे कि समिति कहा गया। इस संदर्भ में लुडविग महोदय का कहना है कि समिति जहां जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती थी या समिति के अंतर्गत जहां जनसाधारण का प्रतिनिधित्व होता था, वो उसकी तुलना आज की जो वर्तमान आधुनिक लोकसभा या प्रथम सदन या फिर जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं उससे करते हैं, उससे की जा सकती है। वहीं पर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार समिति संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय परिषद थी। इसके अनुसार राजा समिति में उपस्थित होता था। प्रजा राजा का निर्वाचन और पुनर्विचार करती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि एक आदर्श राजा को समिति में अवश्य जाना चाहिए। समिति का सहयोग प्राप्त न होने पर राजा का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। समिति शब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में कई स्थानों पर हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि समिति में समाज के समस्त नागरिक होते थे। यह राष्ट्रीय सभा होती थी। राजा एवं समिति के बीच निकट संबंध हुआ करता था। राज्याभिषेक, युद्ध अथवा राष्ट्रीय संकट जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर इसका अधिवेशन अवश्य बुलाया जाता था। उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। समिति में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाता था, किंतु मूल रूप से यह एक राजनीतिक संस्था थी। यदि समिति के कार्यों की बात की जाए तो समिति का कार्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना था। इसमें उपस्थित होने वाले विभिन्न व्यक्ति विचाराधीन विषय पर अपना मत प्रकट करते थे। समिति के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त मत का समाज पर पर्याप्त प्रभाव भी पड़ता था। इस संदर्भ में एस अल्तेकर का मत है कि समिति में कभी कभी दलबंदी की तीव्रता होने पर गर्मागर्म बहस भी हो जाया करती थी और हाथापाई की नौबत भी आ जाती रही होगी। संभवतः इसीलिए ऋग्वेद में यह प्रार्थना की गई है कि समिति की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण हो, सदस्यों में मेल जोल रहे और उसका निर्णय एक मत से ही हो। समिति के लिए संगति तथा संग्राम शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। समिति शब्द अनेक बार संग्राम के साथ प्रयुक्त होने से कुछ विचारकों ने यह माना है कि यह इस संस्था का युद्ध से पर्याप्त संबंध रहा होगा। समिति का मूल अर्थ युद्ध के लिए जन के सदस्यों का सैनिक रचना में एकत्र होना था। इसी के साथ साथ समिति का एक अन्य मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन तथा अपदस्थ राजा का पुनर्निर्वाचन भी करना था। इस प्रकार समिति के सदस्य प्रदेश के राजनीतिक जीवन में पर्याप्त महत्व रखते थे। उपनिषदों में भी समिति का उल्लेख प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में आय वृत्तांत के अनुसार जब अपनी शिक्षा समाप्त करके श्वेतकेतु पांचालों की समिति में पहुँचे, तब इस अवसर पर राजा द्वारा श्वेतकेतु से उनके ज्ञान की परीक्षार्थ कुछ प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार उपनिषद काल में यद्यपि समिति का अस्तित्व तो रहा, किंतु उसने राजनीतिक प्रकृति को छोड़कर विद्वानों की संस्था का रूप धारण कर लिया।
इस प्रकार उपनिषद काल के बाद समिति का कोई साहित्यिक अभिलेखिक संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। अतः निष्कर्ष रूप में सभा और समिति के संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना कठिन प्रतीत होता है, परंतु उपरोक्त संदर्भों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समिति के सदस्य अनुभवी और विद्वान अवश्य रहे होंगे और वे वैदिक युग के राजा के भाग्य विधाता प्रतीत होते हैं, क्योंकि समिति राजा का साथ न दे तो यह अभिशाप समझा जाता था। अब जो अगली लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वह विदथ और पौरजानपद हैं। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।